नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे लखनऊ में अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात की, चीनी की बढ़ती कीमतों की, और आज हम बात करेंगे अयोध्या के कथित मछली भोज विवाद की, और आखिर में बात होगी आईफोन के बढ़ते क्रेज और उसके पीछे छिपे सामाजिक और आर्थिक दबाव की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश की संस्थाओं को अपमानित करना गलत, सीएम योगी का राहुल गांधी पर पलटवार। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक। उत्तर प्रदेश में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 आईएएस के तबादले। गाजा में अस्पताल के पास इजरायली एयर स्ट्राइक, कई लोग हुए घायल। 3 लाख छात्रों के लिए बड़ी राहत, बिहार में विद्या साथी लॉन्च। चांदनी महल में बारिश से इमारत की हिस्सा गिरा, मलबे में दबी गाड़ियां। बहिवा गैंग के 3 वांछित आरोपियों को मलेशिया से भारत लाया गया, कस्टडी में भेजे गए। एनएसए अजीत डोभाल चीन के बीजिंग पहुंचे, विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में हुए शामिल। सोने की कीमत में तेजी तो चांदी में आई गिरावट, 1,63,590 प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। शेयर मार्केट का बदला रुख, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,300 के ऊपर। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। जी हां, रविवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह अचानक लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक को महज शिष्टाचार मुलाकात नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ मैदान में उतरेंगे? क्या सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की तस्वीर अब और बड़ी होने जा रही है? आइए जानते हैं। दरअसल सियासी चर्चाओं के बीच सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब 15 से 20 विधानसभा सीटों की मांग कर सकती है। हालांकि अभी तक सपा या आप की तरफ से गठबंधन सीटों की संख्या या सीट शेयरिंग को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात ने उन अटकलों को जरूर हवा दे दी है जिनमें 2027 में दोनों दलों के साथ आने की चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों दलों के बीच संभावित चुनावी तालमेल और सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन होने की अटकलें हैं। आम आदमी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में सपा के साथ चुनावी गठबंधन करती है तो उसके लिए ये राज्य की राजनीति में अपनी जमीन मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने गठबंधन के दायरे को बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। गठबंधन होगा या नहीं होगा तो कितनी सीटों पर होगा और कौन कौन सी सीटें किस पार्टी के हिस्से में जाएंगी, इन सभी सवालों पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। लेकिन दोनों नेताओं की बैठक के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। आपको बता दें, मुलाकात के बाद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा की और बैठक के मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। संजय सिंह ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान और आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा खतरा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर एक बार फिर मुहिम तेज कर दी है और इस कोशिश को नाकामयाब करना जरूरी है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को भी उठाया और आरोप लगाया कि योगी सरकार ने इस भर्ती में पिछड़ों का हक मारा है। संजय सिंह ने कहा कि पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव के साथ विस्तार से चर्चा हुई है। यानी मुलाकात के बाद संजय सिंह का बयान सिर्फ चुनावी गठबंधन की अटकलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संविधान, आरक्षण और 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे मुद्दों को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में लाया गया।
वहीं इसी दौरान संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जौनपुर के जिले में 5 प्राथमिक विद्यालयों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। संजय सिंह का दावा है कि जौनपुर में 5 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनका जमीन पर कोई अता पता नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें ऑपरेशनल यानी संचालित दिखाया जा रहा है। संजय सिंह ने इस मामले में खुली चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कहा कि इन 5 कथित गायब स्कूलों में से कोई एक स्कूल भी खोजकर दिखा दिया जाए तो वह अपनी तनख्वाह से 1 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। देखिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। मौजूद है, मैं सारे कागजात आपको उपलब्ध करा देता हूं। इसमें मौजूद है बाग हासिम विद्यालय, जौनपुर का बाग हासिम विद्यालय ऑपरेशनल है यूडाइस पे, और ना तो इसकी बिल्डिंग का पता है ना इस स्कूल का पता है। स्कूल खोजने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। इसमें गढ़टोला का विद्यालय है, यह भी ऑपरेशनल है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का, ना विद्यालय का पता है, ना बच्चों का पता है, और यूडाइस पे चल रहा है। इसमें उर्दू बाजार का विद्यालय है, यूडाइस पे मौजूद है। ना विद्यालय का पता है, ना बच्चों का पता है, ना टीचर का पता है। यानी कि जो बात मैं कर रहा था, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन चोरी, चीनी चोरी से लेकर अब स्कूल चोरी तक का जो मामला है, ये पूरे देश में आपको ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जहां पर पूरा का पूरा विद्यालय ही गायब हो गया। और योगी जी कह रहे हैं हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। उनके बीएसए, उनके अधिकारी कह रहे हैं हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। वाह योगी जी, स्कूल की चोरी हो जा रही है तो एफआईआर तो चोरों के खिलाफ होनी चाहिए ना। जिन्होंने स्कूल चुराया उन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए ना। आप जो वीडियो बना रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे तमाम विद्यालय जो जर्जर हालत में हैं, उस मामले में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है तो ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी जो है, विकास खंड शिक्षा अधिकारी जो है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, बीएसए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और जहां पर डीएम इसमें इन्वॉल्व है, डीएम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। अब मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी के नेता यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह गए नोएडा में वीडियो बनाने। वीडियो बना के उन्होंने दिखाया कि कितनी जर्जर हालत है स्कूल की। कार्रवाई उस पर नहीं हुई। स्कूल कैसे ठीक करेंगे उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पंकज सिंह पे एफआईआर हो गई। हरदोई में हमारा कार्यकर्ता फिरोज सिद्दीकी, वो गया, उसने वीडियो बनाई विद्यालय के जर्जर हालत की, वहां के जर्जर सड़कों की। उसको ठीक कराने के लिए काम नहीं हुआ। हरदोई के डीएम ने फिरोज सिद्दीकी पे मुकदमा करा दिया। अरे भाई, जो मिड डे मील का पैसा खा रहे हैं उन पे एफआईआर करो ना। जो निर्माण कार्य में घोटाला कर रहे हैं उस पे एफआईआर करो ना। आप एफआईआर कर रहे हैं उन लोगों पे, आप उन पे एफआईआर कर रहे हैं जो लोग सच को उजागर कर रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के शासन को यह साफ तौर पे कहना चाहता हूं, तानाशाही से काम नहीं चलेगा। कार्यवाही उन पे कीजिए जिन लोगों ने
स्कूल की ये हालत बनाई है, मिड डे मील की ये हालत बनाई है जिन लोगों ने स्कूलों को चोरी किया है। और इस संबंध में मैं 2 जिलों का, बल्कि जौनपुर मिला लें तो 3 जिलों का खुद से मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ, तो फिर मैं 156(3) में कोर्ट में जाऊंगा और जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। ये एफआईआर की डर दिखा के आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। एफआईआर आपको करनी होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने स्कूल को बर्बाद किया है। आपका क्या जा रहा है? आपके बच्चे थोड़ी वहां पढ़ते हैं, गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं, गांव वालों के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। तो आपका क्या जा रहा है? आपने तो स्कूलों को बर्बाद करके रखा हुआ है। तो वीडियो बनाने का क्रम और उस वीडियो को मीडिया के सामने दिखाने का क्रम लगातार जारी रहेगा। और मैं फिर से एक बार आपको 3 और प्रांतों के, जो कल बाकी रह गए थे, 3 और प्रांतों के वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि ऑपरेशन कायाकल्प जो योगी जी का था उसकी हकीकत क्या है और कितने जर्जर हालत में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय हैं, ये आप लोग देखिए। वहीं उनके इस बयान के बाद सरकारी स्कूलों की स्थिति, सरकारी रिकॉर्ड, जमीनी हकीकत को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अब इस आरोप पर सरकार या संबंधित विभाग की तरफ से क्या जवाब आता है, इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए विपक्षी दल लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की राजनीतिक साझेदारी की चर्चा भी लगातार होती रहती है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी भी सपा के साथ चुनावी मोर्चे पर आती है तो विपक्षी समीकरण का दायरा और बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय नजर आते हैं और बीजेपी सरकार पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में सपा के साथ संभावित गठबंधन आपके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने का बड़ा मौका हो सकता है। वहीं खास बात यह है कि सपा और आम आदमी पार्टी के बीच नज़दीकी की झलक पहले भी देखने को मिल चुकी है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार किया था। उन्होंने कांग्रेस को नाराज करने का जोखिम उठाते हुए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए रोड शो किया। अखिलेश यादव ने रिठाला और किराड़ी जैसी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगे थे। यानी सपा और आप के बीच राजनीतिक संपर्क कोई विकल्प नहीं, या यूं कहें कोई बड़ी बात नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात ने इसी राजनीतिक समीकरण को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली में दिखी सपा आप की नजदीकी उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन का रूप लेगी? क्या आम आदमी पार्टी वास्तव में उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटों पर दावा करेगी? क्या समाजवादी पार्टी इस मांग को स्वीकार करेगी? और अगर गठबंधन होता है तो क्या यह गठबंधन सिर्फ सीट शेयरिंग तक सीमित रहेगा या बीजेपी के खिलाफ एक बड़े विपक्षी मोर्चे का हिस्सा बनेगा? हालांकि इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना साफ है कि अखिलेश यादव और संजय सिंह की इस मुलाकात ने 2027 के चुनावी समीकरणों पर बहस को जरूर तेज कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लखनऊ में हुई ये मुलाकात भले ही अभी आधिकारिक गठबंधन की घोषणा तक नहीं पहुंची हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी बड़े हैं। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रखने के लिए विपक्षी ताकतों को साथ लाने की कोशिश में हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में जुटी है। ऐसे में संजय सिंह और अखिलेश यादव की बैठक को आने वाले दिनों की बड़ी राजनीतिक तस्वीर की शुरुआती झलक माना जा रहा है। फिलहाल गठबंधन पर आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है और दोनों दलों ने कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं की है।
लेकिन सियासत में कई बार तस्वीर बनने से पहले ही उसके संकेत दिखाई देने लगते हैं। संजय सिंह और अखिलेश यादव की यह मुलाकात भी कुछ ऐसी ही संकेत दे रही है। अब देखना होगा कि यह मुलाकात सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत तक रहती है या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा और आप के 20 सीटों का सौदा और चुनावी गठबंधन वास्तव में जमीन पर उतरता है। अगर दोनों दल साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में एक नया समीकरण खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी राजनीति को एक और नया मोड़ मिल सकता है। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। त्योहारों का मौसम करीब है, घरों में मिठाइयों की तैयारी हो रही है, चाय की चुस्कियां पहले जैसी ही हैं और बाजार में मिठास की मांग भी बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच आम आदमी की रसोई से ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने चाय से लेकर मिठाई तक का स्वाद फीका कर दिया है। जी हां, चीनी की कीमतों में ऐसा उछाल आया है कि कई बाजारों में 1 किलो चीनी का भाव 65 रुपए के पार पहुंच गया है। यानी जिस चीनी के दाम कुछ समय पहले 42 से 45 रुपए किलो के आसपास थे, वही अब 60 से 65 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। और मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अमेरिका से लेकर ब्राजील और एशिया तक चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 जून 2026 को चीनी का भाव करीब $474 प्रति टन था, जो 20 अगस्त तक बढ़कर $552 प्रति टन पहुंच गया है। यानी 2 महीने से भी कम वक्त में कीमत में 16% से ज़्यादा का उछाल। और अमेरिका के बाकायदा बाजार में कच्ची चीनी महीने भर में करीब 19% महंगी हो चुकी है। वहीं अब सवाल बड़ा है कि आखिर चीनी इतनी महंगी हो क्यों रही है? क्या देश में चीनी की कमी हो गई है? क्या गन्ने को एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करने से चीनी का उत्पाद घटा है? क्या खराब मौसम और फसल की बीमारियां इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हैं? और सबसे बड़ा सवाल, त्योहारों से पहले बढ़ी चीनी की कीमत का असर आपकी चाय, मिठाई और रोजमर्रा के दूसरे सामानों पर कितना पड़ेगा? आइए जानते हैं। दरअसल चीनी की बढ़ती कीमतें अब सिर्फ रसोई का मुद्दा नहीं रह गई, ये देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, चीनी मिलों, एथेनॉल नीति और आने वाले त्योहारों से सीधा जुड़ा हुआ मामला बन चुकी है। भारत में इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में चीनी करीब 52 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, लेकिन अब कई बाजारों में इसका खुदरा भाव 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। करीब 1.5 महीने पहले जहां थोक बाजार में चीनी 42 से 45 रुपए किलो के आसपास थी, वहीं अब थोक भाव भी करीब 62 रुपए किलो तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। वहीं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो थी, जो 21 अगस्त को बढ़कर 58.20 प्रति रुपए किलो हो चुकी है। यानी राष्ट्रीय औसत में भी कुछ ही हफ्तों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। वहीं कुछ राज्यों और स्थानीय बाजारों में भाव 62 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। हरियाणा के कई बाजारों में चीनी के दाम 62 से 65 रुपया प्रति किलो के आसपास बताए जा रहे हैं। वहीं अब जरा नज़र डालते हैं इस महीने की सबसे बड़ी वजहों पर। सबसे पहले बात मौसम की करते हैं। आपको बता दें, मौसम का बदला मिजाज गन्ने की फसल पर भी भारी पड़ा। सक्रिय अल नीनो की परिस्थितियों ने दुनिया के कई बड़े चीनी उत्पाद देशों में मौसम को प्रभावित किया। ब्राजील के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश में देरी और बढ़ते तापमान ने गन्ने की फसल पर असर डाला। थाईलैंड में भी इससे अछूता नहीं रहा। दुनिया के करीब 6% गन्ने का उत्पाद करने वाले थाईलैंड में सूखे जैसे हालात बने रहे। यूरोपीय संघ के चीनी उत्पाद इलाकों में भी प्रतिकूल मौसम ने उत्पादन पर भारी दबाव बढ़ाया। और भारत में समस्या सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रही। यहाँ गन्ने की फसल लाल सड़न यानी रेड हार्ट और तना छेदक जैसी बीमारियों की चपेट में आ गई। कई इलाकों में असमय भारी बारिश और जलभराव ने भी फसल को नुकसान पहुंचाया। यानी दुनिया के कई बड़े चीनी उत्पादक देशों में एक साथ उत्पादन घटने की आशंका ने वैश्विक बाजार में सप्लाई को लेकर डर पैदा कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है ब्राजील। जी हाँ, ब्राजील अकेले दुनिया के करीब 24% गन्ने का उत्पाद करता है। इसीलिए वहाँ गन्ने से जुड़ा कोई भी बड़ी फैसला सीधे
पूरी दुनिया के चीनी बाजार को प्रभावित करता है। साथ ही कच्चे तेल की ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच ब्राजील ने गन्ने को चीनी की जगह एथेनॉल उत्पादन की तरफ ज़्यादा मोड़ दिया। ब्राजील सरकार ने अनिवार्य एथेनॉल मिश्रण की दर बढ़ाकर 32% कर दी है, जो एक साल पहले 27% थी। यानी पेट्रोल में ज़्यादा एथेनॉल मिलाने के लिए गन्ने की ज़्यादा मात्रा एथेनॉल की तरफ जा रही है और बाजार में चीनी के लिए उपलब्ध गन्ने पर दबाव बढ़ रहा है। आपको बता दें, बाजार विश्लेषकों को आशंका है कि 2026-27 की सीजन में वैश्विक स्तर पर चीनी की सप्लाई तंग रह सकती है। इतना ही नहीं, अगर 2027-28 में गन्ने और चुकंदर की खेती का रकबा घटता है तो आने वाले समय में ये संकट और गंभीर हो सकता है। वहीं अब आते हैं भारत पर। भारत दुनिया के करीब 16% गन्ने का उत्पादन करता है, लेकिन इस सीजन में देश का चीनी उत्पादन करीब 306 लाख मैट्रिक टन यानी 306 LMT रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती नुकसान करीब 343 लाख मैट्रिक टन का था। यानी शुरुआती अनुमान के मुकाबले उत्पादन में करीब 37 लाख मीट्रिक टन की कमी का अनुमान सामने आ रहा है। वहीं चीनी की महंगाई को लेकर देश में सियासी घमासान काफ़ी तेज है। विपक्ष का आरोप है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की नीति के कारण गन्ने का ज़्यादा इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में हो रहा है। इससे चीनी उत्पादन प्रभावित हुआ है और बाजार में सप्लाई कम हुई है, जिसका सीधा बोझ आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ा है। लेकिन चीनी उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ इसे दलील को पूरी तस्वीर नहीं मानते। उनका कहना है कि चीनी महंगी होने के पीछे सिर्फ एथेनॉल नहीं बल्कि कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे गन्ने का घटता रकबा, कम उत्पादन, छोटा होता पेराई सत्र, फसल में बीमारी, खराब मौसम, बढ़ती मांग, जमाखोरी और निर्यात। इन सभी का असर बाजार पर पड़ सकता है। यानी चीनी की कीमत बढ़ने की कहानी सिर्फ एथेनॉल की नहीं है, बल्कि इसके पीछे खेती से लेकर वैश्विक बाजार तक कई कड़ियां जुड़ी हुई हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि उपलब्ध स्टॉक बाजार में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बाजार में बढ़ती मांग, उत्पादन में कमी और सप्लाई को लेकर आशंकाएं कीमतों को ऊपर धकेल रही हैं। त्योहारों का मौसम भी सामने है, ऐसे में मांग और बढ़ सकती है और अगर चीनी के दाम इसी तरह ऊपर जाते रहे तो इसका असर सिर्फ आपकी चाय में डाली जाने वाली एक चम्मच चीनी तक सीमित नहीं रहेगी। चीनी महंगी होती है तो सबसे पहले असर चाय और मिठाई पर दिखाई देता है। मिठाई कारोबारियों की भी चिंता बढ़ी हुई है। उनका कहना है कि सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि आटा, बनस्पति घी और देसी घी जैसी दूसरी चीज़ों की भी लागत बढ़ी है। ऐसे में मिठाई के दाम में करीब 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी होने पर विचार किया जा रहा है। यानी त्योहारों में अगर मिठाई का डिब्बा खरीदने जा रहे हो तो जेब पहले से ज़्यादा ढीली करके जाना पड़ेगा। यानी त्योहारों में अगर मिठाई का डिब्बा खरीदने जा रहे हैं तो अपनी जेब से ज़्यादा ढीला करना पड़ सकता है, यानी आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। तो कुल मिलाकर चीनी की कहानी इस वक्त सिर्फ महंगाई की कहानी नहीं है। ये मौसम, बीमारी, गन्ने की खेती, ब्राजील की एथेनॉल नीति, भारत की चीनी नीति, वैश्विक सप्लाई और त्योहारों की बढ़ती मांग, इन सभी का मिला जुला असर है। विपक्ष एथेनॉल नीति को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि चीनी की कोई कमी नहीं है और कीमत बढ़ने की मुख्य वजह रेड रॉट बीमारी, उत्पादन में गिरावट और बढ़ी हुई मांग जैसे कारण हैं। लेकिन आम आदमी के लिए सवाल बहुत सीधा है कि चीनी कब सस्ती होगी, क्योंकि त्योहारों का मौसम सामने है, मिठाई बननी है, चाय बननी है, घरों में पकवान बनने हैं और अगर चीनी की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो त्योहारों की मिठास का सबसे बड़ा बिल आखिरकार आम आदमी की जेब को ही चुकाना पड़ेगा। फिलहाल निगाहें बाजार पर हैं, सरकार के अगले कदम पर हैं और इस बात पर है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें और ऊपर जाती हैं या सरकार के दामों से आम उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी, सावन का पवित्र महीना और इसी धार्मिक नगरी में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान कथित मछली भोज को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा बवाल मचा है कि बयानबाजी से लेकर आरोप प्रत्यारोप
तक सब कुछ तेज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर सनातन और धार्मिक भावनाओं के अपमान का आरोप लगा रही है। संत समाज नाराज है, हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है, तो कांग्रेस इस पूरे विवाद को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बता रही है। जी हां, मामला इतना गर्मा गया है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है। अजय राय ने साफ कहा है कि अगर उनकी मछली खाते हुए एक भी तस्वीर सामने आ जाए तो वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ऐसी तस्वीर नहीं मिलती है तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अयोध्या में मछली भोज हुआ या नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर कार्यक्रम में क्या हुआ था, मछली किसके लिए बनाई गई थी, क्या अजय राय ने मछली खाई? आइए जानते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे पार्टी प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ गुसाईगंज क्षेत्र में कांग्रेस समर्थक रामदयाल निषाद के घर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। बताया गया कि अजय राय के स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया था। इसी कार्यक्रम में पहुंचे लोगों के लिए मछली भात भोज की व्यवस्था की जाने की बात सामने आ रही है। कार्यक्रम की खबर जैसे ही सामने आई, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया। खास तौर पर सावन का महीना और अयोध्या की धार्मिक पहचान इस विवाद के केंद्र में आ गई। बीजेपी का आरोप है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में, वह भी सावन के पवित्र महीने में, इस तरह का मछली भोज आयोजित करना सनातनी भावनाओं का अपमान है। वहीं विवाद बढ़ा तो अजय राय ने खुद को सामने आकर सफाई भी दी। अजय राय का कहना है कि वह निषाद समाज के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उन्होंने वहां की निषाद समाज की अपनी परंपरा है और मछली पकड़ना तथा खाना उनकी परंपरा का एक हिस्सा है। उनका कहना है कि वह केवल कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। अजय राय ने कहा कि कार्यक्रम में टेंट के पीछे क्या बनाया जा रहा था उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस दिन एकादशी थी और उन्होंने चावल तक नहीं खाया था। ऐसे में मछली खाने या मछली भोज कराने की बात कहां से आई, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन आपको बताते चलें, अजय राय ने सिर्फ सफाई देकर मामला खत्म नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी चुनौती दे डाली जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया। जी हां, अजय राय ने कहा कि अगर मेरी मछली खाते हुए एक तस्वीर है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे जारी करें। अगर तस्वीर सामने आ गई तो मैं प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर बीजेपी ऐसी तस्वीर नहीं दिखा पाती है तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। यानी अजय राय ने सीधे सीधे बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे दी है। इतना ही नहीं, अजय राय ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी एक पुराने विवाद को भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आंध्र प्रदेश में मुर्गा खाने की तस्वीर वायरल हो रही थी, लेकिन उसे कटहल बताया गया। अजय राय ने दावा किया कि दक्षिण भारत में कटहल को उस तरह खाने का सवाल ही नहीं है और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मुर्गा खाकर उसे कटहल बता दिया गया। वहीं उधर बीजेपी इस पूरे मामले को हाथों से जाने देने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और सावन का महीना सनातन धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस दौरान अयोध्या में मछली भोज का आयोजन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सीधे कांग्रेस की संस्कृति और सनातन आस्था से जोड़कर दिखा दिया। वहीं सीएम योगी ने कांग्रेस और अजय राय पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो
वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया अपने भाई के हत्यारे को। यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था, और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आपको बता दें, इस विवाद में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अयोध्या के संत समाज की आवाज भी सामने आई है। अयोध्या के संतों ने मछली भोज के कथित आयोजन पर नाराजगी जाहिर की है। हनुमानगढ़ी और साकेत भवन के पीठाश्वर समेत कई संतों ने इस आयोजन पर सवाल उठाए हैं। देखिए, गजब की कांग्रेस पार्टी है और गजब के कांग्रेस के नेता हैं। धर्मनगरी अयोध्या आना, हनुमानगढ़ी पे हनुमान चालीसा पढ़ना, उसके बाद सावन के पवित्र मास में अयोध्या नगरी में मछली का भोज करना, कितना दुर्भाग्य की बात है। समझ भी ये नहीं आता कि उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जिनको मांसाहार से कभी कोई लेना देना नहीं था, और फिर भी मछली भोज में शामिल थे। मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेस के नेताओं से कि बार बार अयोध्या आकर क्या दिखाना चाह रहे हो? आओ, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन ये कालनेमी वाला रूप आपका देखने का मिल गया। गजब की राक्षसी प्रवृत्ति आपको देखने की मिल गई कि एक तरफ तो आप अयोध्या हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करके हनुमान चालीसा का आपने पाठ किया, दूसरे तरफ इतने बड़े स्तर पे मछली भोज का आयोजन किया। इसका मतलब आपकी जमीन खिसक चुकी है। आप भोजन के बहाने लोगों को बुलाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको आस्था से कोई लेना देना नहीं है। आप शुद्ध रूप से कालनेमी हो और कुछ नहीं। इससे हिंदुओं को जगने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को अपने चौखट पे नहीं घुसने देना चाहिए कि एक तरफ तो आकर बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत आस्था है, बहुत आस्था है, बहुत आस्था है, दूसरे तरफ पवित्र सावन के मास में मछली का भोज करना कितनी दुर्भाग्य की बात है। जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजकल लगातार अयोध्या आना जाना कर रहे हैं, और आज उन्होंने अयोध्या आया और इस पावन पवित्र सावन मास के उपलक्ष्य में हनुमान जी का दर्शन भी किया, और उसके बाद उन्होंने जो पाप करने का काम किया है वो अपने आप में अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। इनकी स्वागत में अर्पित लौन में इन पावन पवित्र पावन जो है भगवान भूत भावन के जो है इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वही मार्ग कांवड़ यात्रियों की मार्ग है। जिस तरह से इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर, इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैंने पहले से लगातार कहते चला हूं कि ये लोग शुद्ध कालनेमी है। उग्र यंत्र हो निवाहो, कालनेमी जिमी रावण राहो। ये लोग सिर्फ सोची मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, सनातन संस्कृति को ध्वंस करने का काम करते हैं। सदैव सनातन को मिटाने वाले लोग आज सनातनियों को हमदर्द बन करके आज इस पावन पवित्र अवसर के उपलक्ष्य में जिस तरह से घिनौनी को कृत करने का काम कर रहे हैं, भगवान भी इनको दंड दें। ऐसी घृणित काम करने वाले ऐसे पावन पवित्र अवसर पर ये कांवरियों के आस्था, सनातनियों के आस्था से सदैव खेलने का काम किए हैं। इनकी बुद्धि जो विकृत हो चुकी है, इनकी बुद्धि जो कुंठा हो चुकी है, ये जो विक्षिप्त हो चुके हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे विकृत मानसिकता को शुद्ध बुद्धि विवेक देने का काम करें। ऐसे सनातन द्रोही, धर्म द्रोही,
राष्ट्रद्रोही जो आए दिन लगातार सनातन के नाम पर सनातन को तोड़ना चाहते हैं, सनातन को बांटना चाहते हैं, सनातनियों को वेश धारण करके जो पाखंड फैलाना चाहते हैं, मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इन पाखंड के रूप धारण करके आपने सनातन संस्कृति को धूमिल करने का काम किए, आप पावन पवित्र हनुमान जी का दर्शन करने के बाद, और आज तो एक एकादशी भी है, इस एकादशी के दिन ऐसा महापाप करना अपने आप में अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इनको सनातनी ही दंड देने का काम करेंगे। ये ऐसे मानने वाले नहीं है। उग्र यंत्र न हो निभाओ, काल नेमी जी में रावण राहो, ऐसे काल नेमियों को सनातनी सफाया करने का काम करेंगे। जय श्री शंकर, जय भूतभावन, जय श्री हनुमान, जय जय श्री राम। यानी अब ये मामला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संत समाज और धार्मिक संगठनों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। फिलहाल तस्वीर साफ है कि अयोध्या का ये कथित मछली भोज अब सिर्फ एक स्थानीय कार्यक्रम नहीं रह गया, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में आस्था बनाम राजनीति की बहस का नया मुद्दा बन चुका है। एक तरफ बीजेपी है तो इसे सावन, अयोध्या और सनातन आस्था से जोड़कर कांग्रेस पर हमला कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो बीजेपी पर निषाद समाज का अपमान करने और राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगा रही है। सवाल कई हैं। क्या वास्तव में अजय राय ने मछली खाई? क्या उनके पास मछली खाने की कोई तस्वीर है? क्या कार्यक्रम में मछली बन रही थी? अगर बन रही थी तो किसके लिए? फिलहाल अब सबकी नजरें उस कथित तस्वीर पर हैं जिसके लिए अजय राय ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से आइए रूबरू कराते हैं। आईफोन का क्रेज किसी से नहीं छिपा है। नया मॉडल लॉन्च होते ही खरीदने की होड़, सोशल मीडिया पर फोन दिखाने का जुनून, महंगा फोन यानी स्टेटस, स्टाइल और एक अलग पहचान। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक फोन की चाहत किसी परिवार पर इतनी भारी पड़ सकती है कि देखते ही देखते पूरा परिवार उजड़ जाए? जी हाँ, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सामने आई एक बेहद दर्दनाक घटना ने इसी सवाल को खड़ा कर दिया है। एक 19 वर्षीय युवक ने आईफोन खरीदा था और उसकी EMI को लेकर परिवार में विवाद हुआ। बात इतनी बड़ी कि युवक घर से निकलकर एक पहाड़ी पर पहुंच गया। परिवार और स्थानीय लोगों ने घंटों उसे समझाने की कोशिश की। पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, लेकिन हालात उस वक्त बेहद दर्दनाक हो गए जब युवक को बचाने की कोशिश में उसके पिता का संतुलन बिगड़ गया और दोनों पहाड़ी से नीचे गिर गए। बेटे और पति को गिरते देख मां भी सदमे में आ गई और उन्होंने भी पहाड़ी से छलांग लगा दी। इस घटना में परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। हम आपको यहाँ इस घटना के दृश्य या किसी संवेदनशील तरीके के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि इस पूरे मामले से उठ रहे उस बड़े सवाल पर बात कर रहे हैं जो हर माता पिता और हर परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। सवाल है कि आखिर महंगे गैजेट्स को लेकर युवाओं में इतना दबाव क्यों बढ़ रहा है? आईफोन आखिर सिर्फ फ़ोन है या आज की पीढ़ी के लिए स्टेटस और पहचान का प्रतीक बन चुका है? और सबसे ज़रूरी, माता पिता अपने बच्चे को इस तरह के भावात्मक दबाव से कैसे बचा सकते हैं? आपको बता दें, ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये आज के समय में महंगे गैजेट्स को लेकर बढ़ते सामाजिक और भावनात्मक दबाव की तरफ इशारा भी करती हैं। आईफोन को दुनिया भर में एक प्रीमियम स्मार्टफोन माना जाता है। भारत में भी इसकी कीमत आम स्मार्टफोन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। कई मॉडल लगभग 80,000 रुपये या उससे ऊपर की शुरुआती कीमत से शुरू होते हैं, जबकि प्रो और हाई एंड मॉडल की कीमत इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आईफोन में ऐसा क्या है कि लाखों लोग इसके लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहते हैं? तो आपको बता दें, इसकी सबसे पहली वजह है स्टेटस सिंबल। बहुत से लोगों के लिए आईफोन सिर्फ फ़ोन नहीं, ये एक तरह की सामाजिक पहचान बन चुका है। कई लोगों की नज़र में आईफोन रखना मतलब प्रीमियम लाइफस्टाइल, अच्छी आर्थिक स्थिति और आधुनिक सोच का प्रतीक। पहले आईफोन को ज़्यादातर बिजनेस क्लास और आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया और
ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में आईफोन की पहुंच काफ़ी बढ़ गई है। युवा वर्ग में खास तौर पर नया आईफोन खरीदने का उत्साह देखने को ही मिलता है। यानी फ़ोन अब सिर्फ ज़रूरत नहीं, कई लोगों के लिए पहचान का हिस्सा बन चुका है। जाहिर है एक फ़ोन की कीमत चाहे 80,000 हो, 1,00,000 रुपए हो या उससे ज़्यादा, लेकिन किसी इंसान की ज़िंदगी की कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। माता पिता के लिए ज़रूरी है कि बच्चों की इच्छाओं को समझें, लेकिन हर इच्छा पूरी करना ही प्यार नहीं। बच्चों को आर्थिक जिम्मेदारी, ज़रूरत और इच्छा के बीच का फ़र्क भी समझाना ज़रूरी है। और बच्चों के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि किसी दोस्त के पास महंगा फ़ोन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास भी उससे बेहतर फ़ोन होना चाहिए। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चमकती ज़िंदगी पूरी सच्चाई नहीं होती। एक पुराना फ़ोन हो सकता है, नया फ़ोन आ सकता है, मॉडल बदल सकता है, लेकिन परिवार और ज़िंदगी वापस नहीं आती। इसलिए फ़ोन बाद में खरीदा जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं। तो आज की खबरें अब तक में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के चुनाव से पहले किस तरह करवट ले रही है। वहीं दूसरी तरफ चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही अयोध्या के कथित मछली भोज विवाद ने भी साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव से पहले आस्था और राजनीति से जुड़े मुद्दे कितने संवेदनशील हो सकते हैं। और आखिर में आईफोन वाली खबर हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। महंगा फ़ोन ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। फ़ोन का मॉडल बदल जाएगा, कीमत बदल जाएगी, नया फ़ोन बाजार में आ जाएगा, लेकिन एक परिवार, एक रिश्ता और एक ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कोई बड़ी खबर और उसके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।